नमस्कार। आज हम AWS S3 की दुनिया में थोड़ा और गहराई में उतर रहे हैं हाँ बिल्कुल। और इसकी कुछ बेहद दिलचस्प और शक्तिशाली उन्नत सुविधाओं पर विस्तार से बात करने वाले हैं। ये वो क्षमताएं हैं जो S3 को सिर्फ फाइलों को रखने की जगह नहीं बल्कि एक स्मार्ट, एक इंटेलिजेंट स्टोरेज समाधान बनाती हैं। सही बात है। आज हमारा फोकस रहेगा 3 मुख्य विशेषताओं पर: लाइफ साइकिल पॉलिसीज, वर्जनिंग और रेप्लिकेशन। हाँ सुनने में ये शायद थोड़े तकनीकी लगे ना, लेकिन असल में ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ये चर्चा AWS पॉडकास्ट के कुछ हिस्सों और दूसरे संबंधित दस्तावेजों पर आधारित होगी जो इन टॉपिक्स को अच्छे से समझाते हैं। तो शुरू करें? हाँ जरूर। और ये सिर्फ तकनीकी चीजें नहीं है, ये सीधे सीधे बिजनेस की जरूरतों से जुड़ी हैं। अच्छा। हाँ, मतलब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट कम करने की, लागत अनुकूलन जिसे कहते हैं। हाँ, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। बिल्कुल। अपने डेटा को अनजाने नुकसान से बचाने की, उसे स्थायी बनाने की, ड्यूरेबल रखने की, और साथ ही कई बार जो लीगल या रेगुलेटरी अनुपालन की जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने की। ओके। तो ये फीचर्स ही हैं जो S3 को वो एंटरप्राइज ग्रेड स्टोरेज वाला दर्जा देते हैं। सही। असल में यही वो क्षमताएं हैं जो S3 को बाजार में जो दूसरे क्लाउड स्टोरेज विकल्प है उनसे थोड़ा अलग खड़ा करते हैं। अच्छा। जब आप बहुत बड़े स्केल पर डेटा मैनेज कर रहे होते हैं, जहां हर पैसा, हर फाइल मायने रखती है, तब इनका असली महत्व समझ आता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इनको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं S3 लाइफ साइकिल पॉलिसीज से। हाँ। जब हम लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र की बात करते हैं तो मतलब डेटा का भी अपना एक जीवन होता है ना? बिल्कुल। कभी वो बहुत एक्टिवली इस्तेमाल होता है, फिर शायद कम होता है, और हो सकता है अंत में उसकी जरूरत ही ना रहे। सही। तो लाइफ साइकिल पॉलिसीज इसी मैनेजमेंट में मदद करती हैं। इसका जो मूल आइडिया है वो ये है कि आप S3 में कुछ नियम, मतलब रूल्स सेट कर सकते हैं। हाँ, रूल्स। ताकि आपकी ऑब्जेक्ट्स यानी फाइलें समय के साथ ऑटोमेटिकली एक स्टोरेज क्लास से दूसरी में चली जाएं। खुद ब खुद। हाँ। और आमतौर पर ये सस्ती स्टोरेज क्लासेस होती हैं। या फिर आप ये भी सेट कर सकते हैं कि एक तय समय के बाद वो फाइलें अपने आप डिलीट हो जाएं। अच्छा। और ये सब बिना किसी मैनुअल काम के होता है। ऑटोमेशन। जैसे वो लॉग फाइल्स वाला उदाहरण आपने दिया था। हाँ। उसे थोड़ा और खोलते हैं। हाँ। मान लीजिए पहले 30 दिन आपको लॉग्स रोज चाहिए एनालिसिस के लिए, तो वो S3 स्टैंडर्ड में रहेंगी, सबसे तेज एक्सेस वाली क्लास। ठीक। फिर अगले 90 दिन शायद आप उन्हें कभी कभार ही देखें, ऑडिट वगैरह के लिए, तो रूल उन्हें S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, मतलब स्टैंडर्ड IA में भेज देगा। वो थोड़ी सस्ती है। हाँ, IA सस्ती है। उसके बाद मान लीजिए आपको उन्हें 7 साल तक रखना है, सिर्फ रेगुलेटरी कारणों से, एक्सेस शायद ही कभी करना पड़े। अच्छा। तो रूल उन्हें S3 ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल या शायद ग्लेशियर डीप आर्काइव में भेज सकता है। ये बहुत सस्ती आर्काइव स्टोरेज है। हाँ, आर्काइविंग के लिए। और फिर 7 साल पूरे होने पर रूल उन्हें हमेशा के लिए डिलीट कर सकता है, एक्सपायर। ओके, डिलीट। तो ये पूरा सफर स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड IA, फिर ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल, फिर डीप आर्काइव और फिर एक्सपायर, डिलीट, ये सब ऑटोमेटिक चलता है। पूरा ऑटोमेटेड पाथ। हाँ, और ये नियम आप पूरी बकेट पर लगा सकते हैं या फिर सिर्फ खास फोल्डर, मतलब प्रीफिक्स या टैग्स वाली फाइलों पर भी। हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी तरह से कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और डेटा मैनेजमेंट को ऑटोमेट करने के बारे में है। सोर्स मटेरियल में भी अक्सर ऐसा ही हिंट मिलता है। अगर डेटा को 90 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली कम एक्सेस वाले सस्ते स्टोरेज में ले जाना है, हाँ, या पुरानी फाइलों को 1 साल बाद अपने आप हटाना है, तो ये सीधा इशारा है कि भाई लाइफ साइकिल पॉलिसी इस्तेमाल करो। समझ गया। लेकिन यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें भी हैं ध्यान रखने वाली। अच्छा, क्या? पहली, स्टोरेज क्लास बदलने में एक छोटा सा चार्ज लगता है। ट्रांजिशन कॉस्ट कहते हैं। ओके। ये पर ऑब्जेक्ट होता है। मतलब हर फाइल के लिए। तो अगर लाखों छोटी छोटी फाइलें हैं तो ये कॉस्ट ध्यान देने लायक हो सकती है। ये जरूरी पॉइंट है। दूसरी बात, कुछ स्टोरेज क्लासेस में डेटा रखने की एक मिनिमम अवधि होती है। जैसे स्टैंडर्ड IA में कम से कम 30 दिन। अच्छा। और ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल में 90 दिन। अगर आप उससे पहले डेटा डिलीट या मूव करते हैं तो भी आपको उस मिनिमम पीरियड का चार्ज लग सकता है। अरे वाह,
तो मतलब जल्दी मूव करने पर भी पूरा चार्ज देना पड़ सकता है। राइट हाँ, कुछ केसेस में तो ये नियम भी पता होने चाहिए। सही है। यानी लागत बचाते समय इन छोटी कॉस्ट्स और नियमों का भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। एक और सवाल दिमाग में आ रहा है, ये लाइफ साइकिल पॉलिसीज और S3 इंटेलिजेंट टियरिंग, क्या ये एक ही चीज है? क्योंकि इंटेलिजेंट टियरिंग भी तो अपने आप डेटा मूव करता है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखिए, दोनों का मकसद तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ही है, पर तरीका अलग है। ओके। लाइफ साइकिल पॉलिसीज में आप मतलब यूजर आप खुद स्पष्ट नियम बनाते हैं, पहले से तय। हाँ, हम रूल सेट करते हैं। बिल्कुल, इतने दिनों बाद यहाँ भेजो, इतने दिनों बाद डिलीट करो। हाँ, ये पूरा आपके कंट्रोल में है। ठीक। जबकि S3 इंटेलिजेंट टियरिंग एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है। अच्छा। इसमें AWS का AI सिस्टम पर्दे के पीछे आपके डेटा के एक्सेस पैटर्न को मॉनिटर करता है। ओह, अच्छा, AI बेस्ड है ये। हाँ, अगर कोई फाइल लगातार एक्सेस नहीं हो रही है तो AI उसे खुद ही सस्ते टियर में भेज देता है, जैसे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस टियर। और अगर उसे दोबारा एक्सेस किया गया तो AI उसे वापस फ्रीक्वेंट एक्सेस टियर में ले आता है। तो इसमें हमें रूल नहीं बनाने? नहीं, इसमें आपको नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक मॉनिटरिंग और ऑटोमेशन फीस लगती है इसके लिए। अच्छा, उसकी अलग कॉस्ट है। हाँ, तो लाइफ साइकिल पॉलिसीज आपको ज्यादा सटीक कंट्रोल देती हैं, खासकर अगर आपको पता है कि डेटा कैसे एक्सेस होगा या कब डिलीट करना है। और इंटेलिजेंट टियरिंग तब बेहतर है जब एक्सेस पैटर्न पता ना हो, अप्रत्याशित हो। समझ गया। तो लाइफ साइकिल रूल्स पर आधारित है, इंटेलिजेंट टियरिंग एक्सेस पैटर्न पर। ठीक है। बिल्कुल। चलिए, अब लाइफ साइकिल से आगे बढ़ते हैं और डेटा की सुरक्षा की बात करते हैं। अगर गलती से कोई जरूरी फाइल डिलीट हो जाए या ओवरराइट हो जाए। हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। यही पर S3 वर्जनिंग काम आता है ना? एग्जैक्टली। वर्जनिंग का फंडा काफी सीधा है। जब आप किसी S3 बकेट के लिए वर्जनिंग ऑन करते हैं, हाँ, तो उस बकेट में मौजूद हर ऑब्जेक्ट के मतलब हर फाइल के कई वर्जन रखे जाते हैं। मल्टीपल वर्जन्स। हाँ, अगर आप उसी नाम की फाइल दोबारा अपलोड करते हैं तो पुरानी वाली हटती नहीं है। अच्छा। बल्कि S3 पुरानी और नई दोनों फाइलों को संभाल कर रखता है। हाँ। और हर एक को एक यूनिक वर्जन आईडी देता है। वर्जन आईडी। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये आपको ह्यूमन एरर से बचाता है। बिल्कुल, मानवीय गलती। सोचिए, किसी ने गलती से कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट या कॉन्फ़िग फाइल ओवरराइट कर दी। अगर वर्जनिंग ऑन है तो कोई टेंशन नहीं। हाँ, राहत की बात है। आप बस कुछ ही क्लिक्स में उस फाइल का पिछला सही वाला वर्जन वापस ला सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। हाँ, ये एक तरह का अंडू बटन है आपकी S3 फाइलों के लिए। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ ओवरराइट से नहीं, डिलीट से भी बचाता है। अच्छा, डिलीट से भी? हाँ, यहाँ पर डिलीट मार्कर का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। डिलीट मार्कर वो क्या होता है? जब वर्जनिंग ऑन होती है और आप कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं तो S3 उसे असल में परमानेंटली हटाता नहीं है। वो उस ऑब्जेक्ट के सबसे नए वर्जन के ऊपर एक खास तरह का निशान लगा देता है। इसे ही डिलीट मार्कर कहते हैं। अच्छा, तो एक मार्कर लग जाता है बस? हाँ, इस मार्कर की वजह से जब आप नॉर्मली बकेट देखेंगे तो वो फाइल दिखेगी नहीं, लगेगा कि डिलीट हो गई। लेकिन बैकएंड में उस फाइल के पुराने सारे वर्जन अगर थे और वो डिलीट मार्कर दोनों मौजूद रहते हैं। तो फाइल असल में गई नहीं? नहीं, अगर आपको फाइल वापस चाहिए तो आप बस उस डिलीट मार्कर को हटा दीजिए। अच्छा। और फाइल का पिछला वर्जन फिर से दिखने लगेगा। या फिर आप चाहें तो किसी खास वर्जन को उसकी वर्जन आईडी से सीधे एक्सेस या रिस्टोर भी कर सकते हैं। समझ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिलीट करने पर भी स्टोरेज कॉस्ट तुरंत कम नहीं होती? नहीं होती, क्योंकि पुराने वर्जन अभी भी जगह ले रहे हैं। एकदम सही पकड़ा। और यही वर्जनिंग का दूसरा पहलू है जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। वर्जनिंग पैसे बचाने का तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके। बल्कि ये आपकी स्टोरेज कॉस्ट को बढ़ा सकता है, क्योंकि आप एक ही फाइल की कई कॉपीज रख रहे हैं। हाँ, लॉजिकल है। हर वर्जन स्टोरेज स्पेस लेता है और उसका बिल आता है। सही। इसलिए वर्जनिंग का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। जहां डेटा वाकई क्रिटिकल है, गलती से डिलीट या ओवरराइट होने का रिस्क है, वहां बहुत फायदेमंद है। पर शायद उन बकेट्स के लिए जरूरी ना हो जहां डेटा बहुत तेजी से बदलता है और पुराने वर्जन्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और क्या कोई तरीका है जिससे वर्जनिंग को और सेफ बनाया जा सके? जैसे कोई गलती से वर्जनिंग ही बंद ना कर दे या वर्जन्स डिलीट ना कर दें? हाँ, बिल्कुल है। उसके लिए एक फीचर है MFA डिलीट। MFA डिलीट? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन? हाँ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिलीट।
इसे ऑन करने पर किसी भी वर्जन को परमानेंटली हटाने या बकेट की वर्जनिंग सेटिंग को बदलने के लिए। आपके AWS अकाउंट के रूट यूजर को अपने ऑथेंटिकेशन डिवाइस से कोड डालना पड़ता है। वो MFA डिवाइस होता है ना? हाँ, वो कोड जनरेटर ऐप या हार्डवेयर की। बिल्कुल। तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी जोड़ता है, खासकर सेंसिटिव डेटा के लिए। ये तो काफी अच्छा फीचर है। हाँ, और एक और बात, वर्जनिंग सिर्फ रिकवरी के लिए ही नहीं, बल्कि ऑडिट ट्रेल्स और कंप्लायंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अच्छा, कैसे? कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनमें ये जरूरी होता है कि डेटा में जो भी बदलाव हुए हैं उनका पूरा इतिहास रखा जाए। हाँ, ऑडिटिंग के लिए। बिल्कुल, वर्जनिंग इसमें मदद करता है, क्योंकि हर बदलाव का मतलब अपलोड या डिलीट का एक वर्जन रिकॉर्ड बन जाता है। ये भी एक फायदा है। तो ये पूरा ट्रैक रहता है। अच्छा, तो वर्जनिंग सिर्फ गलती सुधारने का टूल नहीं, बल्कि एक सीरियस सिक्योरिटी और कंप्लायंस फीचर भी है। बस कॉस्ट का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। अब हमारे पास डेटा को टाइम के साथ मैनेज करने के लिए लाइफ साइकिल है, गलतियों से बचाने के लिए वर्जनिंग है, लेकिन क्या हो अगर पूरा का पूरा डेटा सेंटर या रीजन ही किसी प्रॉब्लम में आ जाए? हाँ, डिजास्टर वाला सिनेरियो। तब क्या? यहीं पर S3 रेप्लिकेशन काम आता है शायद। एग्जैक्टली, यहीं पर रेप्लिकेशन की भूमिका आती है। रेप्लिकेशन का मतलब है अपने S3 ऑब्जेक्ट्स को एक बकेट से दूसरी बकेट में ऑटोमेटिकली कॉपी करना। हाँ, कॉपी करना। AWS इसके दो मुख्य टाइप देता है ना? हाँ, दो तरह के होते हैं। पहला है क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, CRR। CRR। इसमें आप डेटा को एक AWS रीजन, जैसे मान लीजिए मुंबई रीजन की बकेट्स है, हाँ, किसी दूसरे AWS रीजन जैसे सिंगापुर या लंदन की बकेट में कॉपी करते हैं, अलग रीजन में। हाँ, इसका सबसे कॉमन यूज केस है डिजास्टर रिकवरी, DR जिसे कहते हैं। हाँ, DR के लिए अगर मुंबई रीजन में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो आपका डेटा सिंगापुर रीजन में सेफ रहेगा, आप वहां से काम जारी रख सकते हैं। बैकअप रेडी। बिल्कुल। CRR का दूसरा बड़ा यूज है लेटेंसी कम करना। अच्छा, लेटेंसी। हाँ, लेटेंसी ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपके यूजर्स पूरी दुनिया में फैले हैं तो आप डेटा को उनके नजदीकी रीजन्स में कॉपी कर सकते हैं, ताकि एक्सेस फास्ट हो। हाँ, ताकि उन्हें फाइलों तक तेजी से एक्सेस मिले। समझ गई। दूसरा टाइप है सेम रीजन रेप्लिकेशन, SRR। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आप डेटा को उसी AWS रीजन के अंदर एक बकेट से दूसरी बकेट में कॉपी करते हैं। सेम रीजन में ही? क्यों? हाँ, इसके भी कई यूज हैं। एक है कंप्लायंस। अच्छा, कंप्लायंस। मान लीजिए आपको लॉग डेटा की एक ऐसी कॉपी रखनी है जो किसी दूसरे AWS अकाउंट में हो और जिसे बदला ना जा सके। SRR इसमें मदद कर सकता है। ओके। दूसरा यूज है प्रोडक्शन डेटा की एक कॉपी टेस्टिंग या डेवलपमेंट के लिए अलग बकेट में रखना। हाँ, ये तो कॉमन है। ताकि आप प्रोडक्शन डेटा को छेड़े बिना एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, या फिर डेटा एग्रीगेशन के लिए भी, मतलब कई सोर्सेज से डेटा एक सेंट्रल बकेट में कॉपी करना। काफी सारे यूज केसेस हैं SRR के भी। हाँ, और यहाँ पर वो सबसे अहम बात आती है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, और फिर उनका रेप्लिकेशन काम नहीं करता। क्या है वो? वो ये है कि रेप्लिकेशन चाहे CRR हो या SRR तभी काम करेगा जब सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों बकेट्स पर वर्जनिंग ऑन हो। क्या बात कर रही हैं? दोनों पर? हाँ, दोनों पर। ये मैंडेटरी है, इसके बिना रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर ही नहीं होगा। अरे, ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। मतलब अगर रेप्लिकेशन यूज करना है तो वर्जनिंग की कॉस्ट के लिए भी तैयार रहना होगा। हाँ, क्योंकि वो दोनों बकेट्स पर ऑन करनी पड़ेगी। सही है। बिल्कुल, वर्जनिंग वो बेस है जिस पर रेप्लिकेशन काम करता है। ओके। जब आप कोई ऑब्जेक्ट सोर्स बकेट में डालते हैं, वर्जनिंग उसे एक वर्जन ID देता है। फिर रेप्लिकेशन सर्विस उसी वर्जन ID के साथ उसे डेस्टिनेशन बकेट में कॉपी करती है। अच्छा, वर्जन ID के साथ कॉपी होता है। हाँ, और अगर आप सोर्स में कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं जिससे वो डिलीट मार्कर बनता है, हाँ, तो रेप्लिकेशन उस डिलीट मार्कर को भी डेस्टिनेशन तक रेप्लिकेट कर सकता है। ये एक ऑप्शनल सेटिंग होती है वैसे। अच्छा, ये ऑप्शनल है। हाँ, रेप्लिकेशन के साथ कुछ और एडवांस्ड फीचर्स भी हैं। जैसे रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल, RTC। हाँ, ये एक SLA के साथ आता है, मतलब सर्विस लेवल अग्रीमेंट, जो गारंटी देता है कि 99.99% नए ऑब्जेक्ट्स 15 मिनट के अंदर रेप्लिकेट हो जाएंगे। ओह, 15 मिनट की गारंटी। हाँ, ये उन बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्हें बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस या बिजनेस कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। समझ गया। आप रेप्लिकेशन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए मैट्रिक्स भी देख सकते हैं। और हाँ, आप एक बकेट से मल्टीपल डेस्टिनेशन बकेट्स में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, या क्रॉस अकाउंट भी, एक AWS अकाउंट से दूसरे में। वाह, तो रेप्लिकेशन सिर्फ कॉपी करने से कहीं ज्यादा है।
ये तो डीआर, ग्लोबल परफॉर्मेंस, कंप्लायंस, डेटा मैनेजमेंट सबके लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। बिल्कुल। बस ये याद रखना है कि वर्जनिंग इसका साथी है, उसके बिना नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, वर्जनिंग इज द की। ठीक है, तो हमने S3 की 3 अहम और शक्तिशाली उन्नत सुविधाओं पर काफी विस्तार से बात की। लाइफ साइकिल पॉलिसीज, वर्जनिंग और रेप्लिकेशन। हाँ, काफी डिटेल में। चलिए अब जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि वो अच्छी तरह याद रह जाएं। हाँ, जरूर। अगर हम इनको इनके मेन पर्पस या पहचान से जोड़ें तो लाइफ साइकिल पॉलिसीज, ये सब कुछ ऑटोमेटिक मैनेजमेंट के बारे में है। डेटा को समय के साथ सस्ते स्टोरेज में ले जाना या पुराने डेटा को अपने आप हटाना। ऑटोमेटिक ट्रांजिशन या डिलीशन। हाँ, जब भी ऐसी जरूरत हो, लाइफ साइकिल पॉलिसीज काम आती हैं। ये मेनली कॉस्ट बचाने और डेटा को क्लीन रखने के लिए हैं। और याद रहे, इसमें आप नियम बनाते हैं। यूजर डिफाइंड रूल्स। ओके। वर्जनिंग, ये है सेफ्टी और रिकवरी के बारे में। हाँ, सुरक्षा। गलती से ओवरराइट या डिलीट हुई फाइलों को वापस लाना, ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। अंडू बटन। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, ये कॉस्ट बढ़ा सकता है। हाँ, मल्टीपल कॉपीज। बिल्कुल। और MFA डिलीट इसे और सिक्योर बनाता है। ठीक है। रेप्लिकेशन, CRR, SRR, ये है डेटा की कॉपी बनाने के बारे में। कॉपीज। या तो दूसरे रीजन में CRR, डिजास्टर रिकवरी या बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, या फिर उसी रीजन में SRR, कंप्लायंस या डेटा सेपरेशन के लिए। ठीक। और सबसे जरूरी बात, रेप्लिकेशन के लिए दोनों बकेट्स पर वर्जनिंग का ऑन होना मैंडेटरी है। हाँ, ये पॉइंट तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और RTC जैसी सुविधाएं इसे और पावरफुल बनाती हैं। बहुत बढ़िया समरी। तो अगली बार जब कोई कहे कि हमें पुराने लॉग्स आर्काइव करने हैं या अगर कोई फाइल डिलीट कर दे तो क्या होगा, या फिर हमें बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए डेटा दूसरे रीजन में चाहिए, हाँ, तो आप पता है कि S3 की कौन सी सुविधाओं को देखना है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सोर्स मटेरियल के हिसाब से इस चर्चा के बाद अगला लॉजिकल स्टेप EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर को समझना है। हाँ, जो EC2 इंस्टेंस के साथ स्टोरेज यूज होता है। बिल्कुल, लेकिन वो फिर कभी। हाँ, वो अगली बार के लिए। आज की चर्चा से एक फाइनल थॉट क्या लेकर जा सकते हैं? देखिए, ये जो फीचर्स है, लाइफ साइकिल, वर्जनिंग, रेप्लिकेशन, ये सिर्फ तकनीकी विकल्प नहीं है। ओके। ये दिखाते हैं कि आज की दुनिया में डेटा का मैनेजमेंट कितना कॉम्प्लेक्स और कितना जरूरी हो गया है। सही बात है। हमें उसके पूरे जीवन चक्र के बारे में सोचना होगा। उसकी कॉस्ट, उसकी सिक्योरिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी रिकवरी और उससे जुड़े कंप्लायंस के बारे में। पूरा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। हाँ, तो जब भी कोई नया सिस्टम या एप्लीकेशन डिजाइन किया जा रहा हो, डेटा की इन जरूरतों पर शुरू में ही सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्या आपका डेटा समय के साथ कम इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्या उसे गलती से बदलने या डिलीट होने से बचाना है? क्या उसे ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि S3 जैसी सेवाओं की इन पावरफुल क्षमताओं का सही फायदा कैसे उठाया जा सकता है। डेटा का सिर्फ होना नहीं, उसका सही मैनेजमेंट ही असली चैलेंज और अवसर है। बहुत खूब, ये सोचने वाली बात है, डेटा का सही मैनेजमेंट। बिल्कुल।